हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों, मैं हूं चंदा दुरेजा और मैं आपके साथ आपका एक टॉपिक, एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है कॉस्ट शीट। राइट, कॉस्ट शीट बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर है। राइट, जनरली ज्यादातर लोग कॉस्ट शीट को सबसे पहले क्या करते हैं, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉस्ट शीट को सबसे पहले ही करें। राइट, बट फिर भी बहुत लोगों को कॉस्ट शीट को करके सबसे पहले तसल्ली मिलती है, एक अच्छा लगता है। राइट, सो ऐसा हो सकता है, बट देयर इज नो इंटरलिंकेज ऑफ द डिफरेंट चैप्टर्स। राइट, तो बच्चों हम लोग आपके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैंने कहा बच्चों, सपोज करो कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में अब तक कुछ भी नहीं आता। इनफैक्ट सपोज करने की क्या जरूरत है, आपको तो वाकई में ही कुछ नहीं आता। राइट, तो बच्चों सबसे पहला सवाल आपके मन में ये जरूर होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या। राइट, आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि हम जो कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमारा कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है। राइट, क्योंकि हम जब भी किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जरूर पहले सोचते हैं, विचारते हैं। राइट, जब तक हम ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। राइट, तो बच्चों हम लोग आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट शीट यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला चैप्टर। राइट, चैप्टर का नाम क्या है, कॉस्ट शीट, और यू कैन से इट इज द बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। राइट, अच्छा, तो जो सबसे पहला सवाल कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, है ना, ये हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि आप बचपन से जो है अकाउंटिंग तो करते आए हैं, आप बचपन से अकाउंटिंग तो करते आए हैं। जो अकाउंटिंग आप करते आए हैं उस अकाउंटिंग का क्या नाम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। राइट, तो बच्चों आज तक आप लोग जो है बचपन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते आए हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ ही आपको लगता है कि आप बड़े भी हुए हैं। राइट, और बड़े होते होते आज आप इस स्टेज पे हो गए हैं। पर जैसे आप आज आप इस स्टेज पे हो गए तो समझ में आया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो एक अकाउंटिंग थी, इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी अकाउंटिंग भी है और इस दूसरी अकाउंटिंग का क्या नाम है, कॉस्ट अकाउंटिंग। राइट, तो बच्चों ऐसा क्या मजबूरी रही जिसके कारण से हमें कॉस्ट अकाउंट्स फॉर्म करने पड़े, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट करना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी है, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी सभी के सभी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। क्या ऐसा होता है कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 100% बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, इस कारण से कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टार्ट करना पड़ा। राइट, मन में बहुत सारा ऐसा सवाल आता है। राइट, तो बच्चों मुझे बताओ, सबसे पहले आप मुझे बताओ, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे, राइट, फाइनेंशियल अकाउंट मतलब क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, जर्नल एंट्री करना, लेजर अकाउंट बनाना। राइट, आपने बहुत बहुत मुश्किलों के साथ ये सब सीख लिया। राइट, अब सीख तो लिया, पर मुझे बताओ आप ये सब तो करते थे, आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता क्या था। नो डाउट आपका ऑब्जेक्टिव होता था एग्जाम में मार्क्स लेके आना। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। राइट, पर सर एग्जाम में मार्क्स लाने के अलावा हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको सिखा रहे हैं तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या रीजन है, क्या टारगेट है। तो आप कहेंगे सर हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, यस प्लीज, टू फाइंड प्रॉफिट्स। राइट, टू फाइंड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। राइट, मीन्स पूरे के पूरे साल में हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, बहुत सारी ट्रांजैक्शन की, बहुत सारे पैसे लिए दिए, दिस एंड दैट, और उन सब ट्रांजैक्शन का जो नेट रिजल्ट है वो नेट रिजल्ट प्रॉफिट है या लॉस है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस अर्न कर रही है। तो जो नेट प्रॉफिट है हर एक अकाउंटिंग ईयर का, वो फाइंड करना हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता था। राइट, बहुत अच्छी बात बच्चों आपने बता दिया। इसके बाद बच्चों बताओ, इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव होता था। क्या ऑब्जेक्टिव होता था, टू फाइंड हमने लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस। राइट,
हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस बनाना चाहते हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, क्या बनाना, बैलेंस शीट। और आपको याद होगा इस बैलेंस शीट को फॉर्म करने के लिए आप एक साइड असेट्स लिखते थे, एक साइड लायबिलिटीज लिखते थे। असेट्स एंड लायबिलिटीज लिखने का टारगेट ये होता था आपको मालूम चल जाए दैट एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट हमारी फर्म के पास क्या क्या असेट्स हैं और क्या क्या लायबिलिटीज हैं, मीन्स हमारी फर्म को क्या क्या लेना है और क्या क्या देना है। तो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट तैयार हो जाए तो दैट विल बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और यही हमने यहां पर काम किया, राइट। और बच्चों इसके अलावा एक तीसरा ऑब्जेक्टिव होता था जिसके लिए हम फाइनेंशियल अकाउंट हमेशा प्रोवाइड कर बनाते हैं, दैट इज टू सेटिस्फाई नीड ऑफ वेरियस पर्सन्स। बहुत सारे लोग बच्चों हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा हमेशा जुड़े होते हैं, am I right or wrong? राइट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग कौन से जुड़े हुए हैं, नो डाउट इन्वेस्टर्स, नो डाउट बैंक्स, नो डाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राइट, नो डाउट मैनेजमेंट तो है ही, राइट। तो ये लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं ये लोग भी जानना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पूरे साल की कैसी रही है, ताकि वो लोग अपने डिसीजन फ्यूचर के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या रखना चाहेंगे वो डिसाइड कर सकें, राइट। बैंक ये चाहेगा कि लास्ट ईयर की स्टेटमेंट के बेसिस पर वो ये डिसाइड कर पाए कि वो नेक्स्ट टाइम इस वाली कंपनी को लोन दे या ना दे, राइट। एम्प्लॉय ये जानना चाहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कितना हुआ है, वो प्रॉफिट जिसके बेसिस पर उसको प्रॉफिट में से बोनस मिलता है। गवर्नमेंट ये जानना चाहेगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट क्या है, सो दैट आपने टैक्सेस सही प्रकार से सही पे किए हैं गवर्नमेंट को या नहीं, ये आप आइडेंटिफाई कर सके, राइट। मीन्स हर एक पर्सन, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे वो, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन जानना तो चाहेंगे, राइट। तो बच्चों कहने का मतलब ये कि टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द वेरियस पर्संस हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट फॉर्म करते हैं। और एक और मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे शेयर होल्डर्स को जरूर प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक स्टेटमेंट है जो कि प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज अबाउट द, यस प्लीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो अगर देखा जाए तो आपको तो ये अब तक लगता था कि हमने ऑलमोस्ट सारे के सारी नीड हमारी बिजनेस की अकाउंटिंग से रिलेटेड सेटिस्फाई कर ली है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग कहां से आ गया, राइट। तो क्या जरूरत है कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म करना है, राइट। तो आपको कोई जरूरत फील हो रही है, जरूरत तो कोई फील हो ही नहीं रही, राइट। अब बच्चों इस जरूरत को देखो, जरूरत को समझो। देखो बच्चों जब हम आपको कहते हैं कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, सपोज करो आप एक नया बिजनेस करने जा रहे हो, राइट। सपोज करो आप एक नया बिजनेस करने जा रहे हो, कौन सा बिजनेस करना चाहोगे, कुछ भी, राइट। कुछ भी मतलब चाय की दुकान खोले, अच्छा, पैसे मिलने चाहिए, राइट। चाय की दुकान से भी एक आदमी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो चाय की दुकान भी कोई बुरी बात नहीं। चलो सर एक हम लोग जो है एक शॉप ओपन करते हैं, राइट। इस शॉप के अंदर हम लोग जो है एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, राइट। अब बच्चों इस रेस्टोरेंट के अंदर हमने कहा कि बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, am I right or wrong? राइट। तो बच्चों बहुत सारे एक्सपेंसेस कैसे होंगे थोड़ा समझना। मैंने कहा बच्चों आपने जो है आज की डेट को मैंने बोला T0, यहां से आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। अगर आपने यहां से बिल्कुल न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप आने वाले ईयर के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस आप इस बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हो, राइट। सपोज करो ये पूरा का पूरा आने वाला ईयर है, राइट। ये पूरा ईयर है, मतलब आप आने वाले समय में एस्टिमेट कर रहे हो। अब आप कहां पर हो, यहां पर, राइट। तो इस बिजनेस के रिलेटेड जो खर्चे हैं वो खर्चे बताओ कि कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो रेस्टोरेंट को बनाने के लिए सबसे पहले तो स्पेस चाहिए, राइट। स्पेस के बिना तो चलेगा नहीं, तो स्पेस लोगे तो इसका क्या पे करना पड़ेगा, रेंट। या तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा या तो फिर आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। परचेज करोगे तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी करनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले तो आपने स्पेस सपोज रेंट पर ले लिया, राइट। रेंट का खर्चा हो गया ₹1 लाख पर मंथ, ठीक है। और 12 महीने का रेंट आपने कहा 12 लाख। अब इसके अलावा बाकी जो खर्चे हैं वो खर्चों और सोचो रेस्टोरेंट के लिए और कौन कौन सा आपको खर्चा करना चाहिए। नंबर 1 फर्नीचर,
राइट। इसमें फर्नीचर तो आपको लगाना ही होगा, बिना फर्नीचर के काम नहीं चल सकता। ये चल सकता है? नहीं ना। जब भी कोई बंदा आएगा तो उसको आप नीचे दरी पे बिठा के खाना नहीं खिलाओगे, राइट। तो इसको फर्नीचर तो लेना होगा। तो फर्नीचर पे ले लिया, अब क्या करें? डेकोरेशन कर दें, राइट। तो डेकोरेशन भी करनी होगी, तो डेकोरेशन भी बिल्कुल करना है, राइट। और इसके बाद और आगे चलते हैं। अब किचन के लिए हमें शेफ भी चाहिए, राइट, और सर्विस पर्सन भी चाहिए, राइट। सो मतलब हमें सबसे पहले तो मैनेजमेंट चाहिए, वो मैनेजमेंट जो कि पूरा का पूरा रेस्टोरेंट संभालेगी। और मैनेजमेंट के बाद जब मैनेजर रख लिया तो मैनेजर जो है डिफरेंट वैकेंसीज क्रिएट करेगा, शेफ को से लेकर सर्विस बॉय तक, और सर्विस बॉय से लेकर होम डिलीवरी तक, राइट। वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन से स्टाफ, मतलब क्या चाहिए हमें, स्टाफ चाहिए, राइट। अब स्टाफ भी ले लिया, अब क्या करें? रेस्टोरेंट बन के तैयार हो गया, अब स्टाफ आ गया, फर्नीचर आ गया, रेंट पर स्पेस आ गया, अब शुरू हो गया, इनॉग्रेशन हो गया। भाई बनाना क्या है तो सोचो, प्रोडक्ट क्या है आपका? शेफ है, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही होता है, राइट। तो आपको जो है नो डाउट बहुत सारा रॉ मटेरियल भी खर्च करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल मतलब कि आपको अगर यहां पर दिल्ली में छोले भटूरे बड़े मिलते हैं, अगर आपको छोले भटूरे बनाने हैं तो छोले भटूरे का मटेरियल चाहिए, राइट। आपको नॉर्थ इंडियन बनाना है तो नॉर्थ इंडियन का मटेरियल चाहिए, साउथ इंडियन चाहिए तो साउथ इंडियन का, राइट। तो आप डोसा, वड़ा पाव या शाही पनीर, मखनी, ये वो जो भी बनाना खाना चाहते हो वो सब आपको यहां पर रिक्वायर्ड है, राइट। अच्छा, स्टाफ रख लिया, रॉ मटेरियल हो गया, बनाने वाला आ गया, किचन हो गई, राइट। इसके अलावा आप क्या? अब कस्टमर चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर आपका प्रोडक्ट बनके तैयार है तो प्रोडक्ट बनने के बावजूद भी आपको खर्चा करना पड़ता है, वो करना होता है कस्टमर को लाने के लिए, राइट। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक कस्टमर आपके शॉप में आने वाला नहीं है, या आने वाला भी है तो बहुत कम आने वाला है, राइट। तो बच्चों मतलब ये कि आपको ये सभी के सभी खर्चे करने पड़ेंगे। ये वो खर्चे हैं जो कि हमने कैलकुलेट कर लिए। बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, बट हमें पूरे ईयर में खर्च करने होंगे जो कि हम टीचरों पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। अब इन सभी के सभी खर्चों को हमने कहा कि इसके बेसिस पर हम लोग अपना जो रेस्टोरेंट है वो चलाएंगे, राइट। हमने एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपको जो है अपॉइंट कर दिया, कहा आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके हो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अपॉइंट हो गए, राइट। और हमने कहा हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, राइट। अब कस्टमर पहले दिन आया, और जैसे ही कस्टमर पहले दिन आया और पहले दिन आने के बाद उसने एक ऑर्डर दिया, कहा एक शाही पनीर, एक शाही। भाई बंदा जो है रेस्टोरेंट में जाता है, मेन्यू देखता है, 10 पेजेस होते हैं मेन्यू के बाद, और मेन्यू के बाद मंगवाता क्या है? एक शाही पनीर और एक दाल मखनी, राइट। मेन्यू तो ऑलरेडी तय है। सो उसने कहा चलो पहले शाही पनीर खा के देखते हैं और एक दाल मखनी खा के देखते हैं, तो उसने ऑर्डर किया, राइट। पर ऑर्डर करने से पहले उसने क्या पूछा? भाई साहब कितने का है, राइट। अब बच्चों आपने तो सब कुछ प्लानिंग कर ली थी, बट प्लानिंग के अलावा आपने ये तय करना रह गया था कि शाही पनीर और दाल मखनी जो है आप कितने में बेचने जा रहे हैं, राइट। आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले बंदे को, मतलब मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले बंदे को लेके आता है, कहता है कि बताओ भैया हम दाल मखनी और शाही पनीर जो है वो कितने में सेल आउट करें, राइट। तो अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला बंदा कहता है कि सर देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है नीड ऑफ द पर्सन, डिफरेंट पर्सन को सेटिस्फाई करना। आप शेयर होल्डर हो, आप बैंक हो, आप इन्वेस्टर हो, आप गवर्नमेंट हो, आपकी नीड को मैं सेटिस्फाई कर दूंगा, बट कब? पूरा साल खत्म होने के बाद। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो कब बनाए जाते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट T0, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑब्वियसली, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बेसिकली ट्रांजैक्शन से बेस्ड है। जो पूरे साल की ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, उन सभी के सभी ट्रांजैक्शन को हम इकट्ठा करते हैं, और उन इकट्ठा करने के बाद कहां डाल देते हैं? यहां पर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा भैया नहीं, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कॉस्ट कितनी आएगी, सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्योंकि मेरा काम तो क्या है? प्रॉफिट फाइंड करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइंड करने का, वो भी कब? जब ईयर जाए।
आप मुझसे तो मेरा काम पूछना, जरूर पूछना, बट स्टार्टिंग में नहीं। मेरा काम कब पूछना? एट द एंड ऑफ द ईयर। 31 मार्च आने के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है ऑफ द लास्ट ईयर, राइट। तो बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला तो इस तरह से कोई भी अपना आंसर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, राइट। तो बच्चों बताओ, कस्टमर को एक काम करते हैं, कस्टमर को कहते हैं कि भाई देख, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले से पूछ लिया है कि शाही पनीर दाल मखनी कितना बनेगा। वो कहता है कि 1 साल के बाद बताऊंगा, राइट। तुम उससे दाल मखनी शाही पनीर खा ले, 1 साल के बाद पैसे बिगड़ दियो। हाँ जी। अब ये बंदा कहता है पता नहीं यार मुझसे कितना चार्ज करोगे, आपको तो लग रहा है कि खाओ और चले जाओ, खिसक लो, राइट। पर नहीं सर, उसने कहा कि नहीं, अपना क्रेडिट कार्ड छोड़ दो, 1 साल के बाद जो भी प्राइस आएगा वो आपसे चार्ज करती जाएगा, राइट। तो ये कस्टमर क्या कहेगा, भाई कैसे बंदे हो, अजीब सी बात कर रहे हो, राइट। आज आप बेच रहे हो, आज ही बताओ। पर सर आज कैसे बताएं, इतने सारे खर्चे हम लोगों ने खर्च किए हुए हैं, एक शाही पनीर के लिए, एक दाल मखनी से के लिए कैसे आइडेंटिफाई कर लें कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? क्योंकि अगर कम डिसाइड कर लिया, राइट, तो लॉस हमारा। और अगर ज्यादा डिसाइड कर दिया, सपोज करो ज्यादा डिसाइड कर लिया, तो कस्टमर भाग जाना है ना। अगर मैं कहता हूं कि शाही पनीर एक प्लेट शाही पनीर 2000 रुपए, राइट, और दाल मखनी 10,000 रुपए, राइट। अब क्या कहेगा कस्टमर कि भाई मुझे तो घर जाके खाना ही खाना है, मैं तो गलती से आ गया, है ना। तो मतलब ये कि जब तक हम इस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रॉपर वे में नहीं आइडेंटिफाई करते, तब तक इसका सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और सेलिंग प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमें बियर करने पड़े। और अगर बहुत ज्यादा सेलिंग प्राइस रख दिया, मार्केट से भी ज्यादा, तो इस केस में हमारा कस्टमर भाग जाएगा, टूट जाएगा, राइट। तो बच्चों ये सब कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन करना और सेलिंग प्राइस डिसाइड करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम तो नहीं है, राइट। तो किसका काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग का, राइट। सो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली यही करते हैं। हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट and selling price of product। तो जो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन करना, ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, राइट। अब बच्चों ये हमने कहा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैंने आपको बता भी दिया। पर तो बच्चों एक और ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ये है कि देखो बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम लोग सिर्फ प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं, राइट। पर सर एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछूं तो बिजनेस एक्चुअली क्या ऑब्जेक्टिव माइंड में लेके चलता है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, राइट। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है माइंड में? प्रॉफिट अर्न करना। अब बच्चों प्रॉफिट अर्न करने के लिए नो डाउट हमें प्रॉफिट क्या होता है? देखो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, एम आई राइट? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट। दिस इज बेसिकली प्रॉफिट, राइट सर? राइट सर, ओके। तो सेल्स माइनस कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट होता है, राइट। बट सर प्रॉफिट को मैं चाहता हूं कि इंक्रीज करना, तो ये प्रॉफिट इंक्रीज कैसे होगा? नंबर 1, या तो सेल्स को इंक्रीज करो, राइट। और बच्चों या दूसरा काम हम कह सकते हैं कि कॉस्ट को क्या कर दें? कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए या तो रेवेन्यू को बढ़ा दो या तो कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। ये जो बच्चों इंक्रीज और रेवेन्यू का काम है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राइट। और बच्चों जो रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट का काम है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये जो काम है दैट इज द वर्क ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, राइट। मीन्स हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की कंप्यूटेशन नहीं करते, हम लोग ये भी देखते हैं कि कॉस्ट का अमाउंट किस तरह से रिड्यूस हो, कम हो, ताकि कॉस्ट रिडक्शन हो बिना क्वालिटी को रिड्यूस किए। अगर ऐसा होता है तो अपने आप से प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ता रहता है। तो बच्चों यही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव है, दैट टू रिड्यूस
कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को रिड्यूस करना हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, राइट, विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी। भाई क्वालिटी को रिड्यूस करके तो कॉस्ट कोई भी कम कर सकता है, बिना क्वालिटी को कम किए हम लोग यहां पर कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात करते हैं। इधर क्लियर? अच्छा, तो बच्चों हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में इस तरह से डिफरेंशिएट कर दिया कि ये ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं और वो ऑब्जेक्टिव हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं। और बच्चों अब आपको मालूम चल रहा है कि दोनों में कोई सिमिलरिटी ही नहीं है, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के, कॉस्ट अकाउंटिंग का शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले। हम जब तक कॉस्ट की कैलकुलेशन ईयर बिगनिंग में नहीं कर लेते तब तक कस्टमर को अपना सेलिंग प्राइस बता नहीं सकते, राइट। तो बच्चों हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं दैट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, राइट, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पक्का पक्का? चलिए, तो बच्चों कॉस्ट अकाउंट जो है वो बिगनिंग में बनाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। अच्छा, इसके अलावा और सोचो, फॉर हुम। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये फाइनेंशियल अकाउंट किसके लिए बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट बनाए जाते हैं सबके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, है ना, और मैनेजमेंट के लिए। सो बनाए जाते हैं यहां पर फॉर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, राइट, नो डाउट, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, सबके लिए, राइट। और बच्चों एक बार अकाउंट बनाने के बाद, फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के बाद कंपनीज तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देती हैं, अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। बीएस अगर कंपनी जो है बीएससी एनएससी में लिस्टेड है तो बीएससी एनएससी को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट बनाए हैं, उसमें प्रॉफिट हमारा इतना हुआ है, राइट, सो दैट एवरीबडी कैन सी, राइट। पर सर मुझे बताओ, हम अपने कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, राइट, नो डाउट, सेलिंग प्राइस को भी फाइंड करेंगे, तो क्या ये कैलकुलेशन करके पूरी दुनिया को बता दें कि भाई हमारी कॉस्ट इतनी है, हम इतने में बेच रहे हैं? हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारा कस्टमर जो हमसे प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। अगर मुझे पता चल जाए कि पेन जो है 2 रुपए की कॉस्ट आती है, राइट, और मार्केट में 20 रुपए का बिकता है, तो मैं इस पेन को किसी भी तरह से खुद बनाने की कोशिश करूंगा या सस्ते से सस्ता बार्गेनिंग करने की कोशिश करूंगा, राइट। अगर आपको मालूम चल जाए कि जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो होती तो 10 रुपए की है बट उसको बनाने में 75 पैसा लगता है, राइट, तो नो डाउट इस सिचुएशन में आप जो है कोल्ड ड्रिंक की जगह पर जूस पीना पसंद ज्यादा करोगे, राइट, मतलब कस्टमर कम हो जाएगा, राइट। तो व्हाट आई मीन कि हम किसी भी पर्सन को अपनी कॉस्ट का पता लगाना नहीं चाहते। तो मतलब ये जो कॉस्ट अकाउंट्स है वो किसके लिए बनाए जाते हैं? खुद मैनेजमेंट के लिए, ओनली फॉर द मैनेजमेंट। तो यहां पर बनाए जाते हैं फॉर मैनेजमेंट, आई रिपीट, फॉर मैनेजमेंट, राइट। और बच्चों मैनेजमेंट के अलावा अगर हमारी गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट को बहुत सारा डेटा पब्लिश करना होता है, डेटा पब्लिश करना होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना हुआ, कोई एक पर्टिकुलर आइटम जो है वो इंपोर्ट कितनी हुई, एक्सपोर्ट कितनी हुई। तो हमारी जो गवर्नमेंट ये डेटा पब्लिश करती है तो पूरी इंडिया का होता है। तो इंडिया का डेटा गवर्नमेंट कैसे पब्लिश करेगी? हर कंपनी को अपने डेटा को किसको सबमिट करना होगा? गवर्नमेंट को, राइट। तो बच्चों कुछ केसेस में गवर्नमेंट जो है कॉस्ट अकाउंट जो है वो सबमिट करने के लिए कहती है, राइट। ज्यादातर ये जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए किया जाता है, राइट। इसी कारण से ये ज्यादा फेमस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होते हैं। तो मैं कह सकता हूं दैट 4 दूसरा किसके बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट। पर से ये फिर से जैसे गवर्नमेंट को सबमिट किए जाते हैं ये भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इस डेटा को गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को नहीं बता देती। ओवरऑल पब्लिक बताती है, इज अ डिफरेंट स्टोरी। और मतलब पूरी इंडिया का डेटा पब्लिश करती है, इज अ डिफरेंट स्टोरी। इंडिविजुअली कंपनी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिश नहीं करती, राइट। तो बच्चों देखो दोनों का जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए किया जा रहा है, राइट। तो ये मैनेजमेंट के लिए और ये सबके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हमारे पास ये जो कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो कब किए जाते हैं? व्हेन
या फाइनेंशियल अकाउंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो कब किए जाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर या इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? राइट, एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। और बच्चों कॉस्ट अकाउंट्स कब प्रिपेयर किए जाते हैं? राइट, इन द बिगिनिंग and during the year so या तो बिगनिंग में या फिर ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो एट द एंड से इसका कोई लेना देना नहीं होता, राइट सर। तो बच्चों ये डिफरेंस, इसका और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, राइट। तो उन डिफरेंसेस को हमने आपके साथ यहाँ पर थ्योरी में, जब आप कॉस्ट शीट की हमारे पास थ्योरी पढ़ोगे तो इस थ्योरी के अंदर हमने आपके साथ शेयर किया है। लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें डिफरेंस ये वाला है दैट यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, नेचर ऑब्जेक्टिव, फोकस, नेचर ऑफ द कॉस्ट, स्टॉक वैल्यूएशन एंड सो ऑन, राइट। तो जो डिफरेंट थ्योरी है, ये थ्योरी में आप लोग रीड कर सकते हैं। बट मुझे जो आपको न्यूमेरिकल सिखाने के लिए या थ्योरी आगे प्रोसीड करने के लिए जो बेसिक डिफरेंस चाहिए था वो ये चाहिए था। मुझे बेसिकली आपको कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट शीट स्टार्ट करने से पहले ये बात पता लगानी बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में हम कॉस्ट अकाउंट्स में कर क्या रहे हैं, राइट। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंट में जो हम करते थे, अब हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल, हाँ जी, डिफरेंट हो गया। कॉस्ट की कैलकुलेशन करना, सेलिंग प्राइस फाइंड करना, नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर बट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या किया करते थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या किया करते थे? हम लोग बेसिकली हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते थे, राइट। और बच्चों ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करने के लिए भी हमने, आपको याद होगा, फाइनेंशियल अकाउंट में रूल्स बनाए हुए थे, राइट। रूल्स बनाए हुए थे कि जितने भी आइटम्स होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। कुछ याद है आपको? कौन कौन सी 5 तरह की आइटम? असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम एंड कैपिटल, राइट। और इन 5 आइटम्स के लिए हम लोग रूल बना देते थे, इंक्रीज एंड डिक्रीज, राइट। 3 चीजों के अंदर इंक्रीज जब होता था हम लोग क्रेडिट करते थे, डिक्रीज को डेबिट करते थे। ये कौन सी चीज है? लायबिलिटी, कैपिटल, अच्छा लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये 2 चीजों में इंक्रीज होता था तो हम क्रेडिट करते थे, डिक्रीज होता था तो डेबिट करते थे। बाकी 3 के अंदर रिवर्स होता था। मुझे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं सिखानी, इसलिए मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है, राइट। बट सर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स बनाए, राइट। बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं। पर हाँ, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में जो रूल बना रहे हैं ये हम लोग बेसिकली डेबिट क्रेडिट के रूल नहीं बना रहे हैं, राइट। क्योंकि यहां पर अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने ही नहीं है, हमें तो यहां पर बेसिकली स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, राइट। स्टेटमेंट मतलब आपको जो है एक लाइन खींचनी होगी, समरी बनानी होगी, जिसमें कि हम लोग जो करें वो एक सिस्टमैटिक मैनर में हो, राइट। मतलब देखो, मैंने आपको रेस्टोरेंट के बहुत सारे खर्चे बताए, मुझे कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, मैं एक रफ रजिस्टर लेता हूं और रफ रजिस्टर के अंदर गुच्छर मुच्छर करके हुए अपनी कैलकुलेशन कर देता हूं। पर सर क्या ये जो कैलकुलेशन का तरीका होगा ये ठीक होगा? नहीं होगा। मुझे क्या करना चाहिए? एक प्रोफेशनल वे में हर एक एक्सपेंस को अलग अलग कैटेगराइजेशन करते हुए कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव वही है कि मुझे कॉस्ट को सम अप करना है, प्लस करना है, बट सर ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग एक प्रोफेशनल वे में करना चाहेंगे। और उस पर्पस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हमने जितनी भी कॉस्ट है उस सभी की कॉस्ट को हमने बेसिकली 2 हिस्सों में बांट दिया है। इनफैक्ट 3 हिस्सों में बांट दिया है। आई रिपीट, जितनी भी कॉस्ट है उस पूरी की पूरी कॉस्ट को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। हाँ जी सुनिएगा, हमने कहा बच्चों जितनी भी हमारे पास कॉस्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, उस कॉस्ट को हमने बेसिकली 1 2 3 3 हिस्सों में बांट दिया है। नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर एंड नंबर 3 इज अदर्स। बहुत सारे बच्चों को लगता है मैं यहां पर ओवरहेड्स लिखने जा रहा हूं, राइट, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर आ जाता है अदर्स।
और बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक भी करते हैं कि यहां पर सोचते हैं कि 3 कॉस्ट होती हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मटेरियल, लेबर एंड अदर्स ही होता है, राइट। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या, राइट। इसके बाद आगे जाकर हम लोग मटेरियल को भी बांट देंगे, लेबर को भी बांट देंगे, अदर्स को भी बांट देंगे, राइट। तो मटेरियल, लेबर एंड अदर्स ये होता क्या है? पर बच्चों हमने आपको कहा कि हम लोग कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमने सबसे ऊपर टॉप पर क्या लिखा? कॉस्ट, राइट। अब हमें कॉस्ट को बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो पर बच्चों हम जो कॉस्ट लिख रहे हैं, ये कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट मतलब हिंदी में कहेंगे खर्चा, राइट। मैंने कहा मेरा बिजनेस है, मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं, राइट। तो मेरे खर्चे में क्या आएगा? क्या मैं अपने घर के खर्चों को अपना खर्चा कह दूं? क्यों नहीं भाई, मैंने अपने बच्चे को जो है एक गिफ्ट लेके दिया है, राइट, और वो मेरा खर्चा हुआ, तो मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कोचिंग सेंटर के अंदर जो मेरी इनकम स्टेटमेंट बनेगी उसके डेबिट साइड में वो गिफ्ट लिख देता हूं। डेबिट साइड में खर्चा ही तो है। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं बुक की कॉस्ट लिखूंगा तो चलेगा, राइट। अगर मैं यहां पर माइक की कॉस्ट लिखूंगा तो चलेगा, राइट। अगर मैं यहां पर अपनी सूट की कॉस्ट लिखता हूं तो भी चलेगा, राइट। बट सर अगर मैं अपने घर के व्हाइट वॉश की कॉस्ट लिखता हूं तो नहीं चलेगा। मीन्स खर्चा वो होना चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चा करते हैं तो ही आप उसको कॉस्ट कहेंगे, अदरवाइज उसे कॉस्ट नहीं कहेंगे। जबकि बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आप दुनिया भर के खर्चे डेबिट में लिख देते थे। लाइक आपने कहा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा कि हमारे बिजनेस के अलावा हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चलो हमने पैसा लोन लिया हुआ है, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, पर डेबिट साइड में हमने लिखा था, राइट। तो इसके अलावा बच्चों हमने और भी बहुत सारे रेवेन्यूज ऐसे कंसिडर किए थे जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा रेंट रिसीव्ड, आई रिपीट रेंट रिसीव्ड, ये कहां पर आता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बट सर रेंट रिसीव आपने इसलिए किया क्योंकि आपने एक जगह, एक स्पेस किसी दूसरे पर्सन को किराए पर दे दी, राइट। तो क्या ये जो रेवेन्यू है ये आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है? प्रोडक्ट से रिलेटेड तो नहीं है। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है तो इसको आप अपने इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं करना चाहिए, तो कॉस्ट अकाउंट में तो बिल्कुल नहीं करते, राइट। मीन्स हम कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट वो कंसिडर करते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगर कोई कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम अपने बिजनेस में कंसिडर नहीं करते। इज इट क्लियर? तो पहली बात तो बच्चों कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, दैट इज वेरी मस्ट, एंड इट्स मस्ट बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से बच्चों मैंने कहा हम अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, ये वैसे कॉमन सी बात है, कोई हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, लाइक हमने एक मशीनरी खरीदी 100 लाख की, तो बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हम लोग 100 लाख की मशीनरी को अपनी कॉस्ट नहीं कहते थे, क्या कहते थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे अलग अलग हर साल में, इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर हम 100 लाख की जो कैपिटल कॉस्ट होती थी उसको हम यहां पर कॉस्ट पहले भी नहीं कहते थे, यहां पर भी नहीं करेंगे, राइट। तो बच्चों उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमने कहा हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मटेरियल। तो बच्चों ये मटेरियल क्या होता है, राइट। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत यकीन मानो बच्चों मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है चैप्टर, हालांकि सारा चैप्टर बहुत पढ़ाया हुआ है, राइट। इस चैप्टर को मैं बच्चों को पहली बार पढ़ाता हूं तो मैं पूछता हूं बच्चों बताओ मटेरियल का मीनिंग क्या है। जैसे मैंने पूछा मटेरियल, बच्चों ने कहा सर मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल, राइट। तो जो जैसे आप बोलते हैं मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल, दैट इज रॉन्ग। मटेरियल मतलब सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल से नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग कि रॉ मटेरियल मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल मटेरियल ही भी है, पर मटेरियल में रॉ मटेरियल के अलावा भी बहुत सारी आइटम आती है, राइट। सो हमने यहां पर कहा मटेरियल का मीनिंग क्या है? दैट इज ऑल फिजिकल इनपुट्स यूज्ड इन production directly or indirectly are called material। तो जो क्या कहा हमने, सभी के सभी फिजिकल इनपुट्स, सभी के सभी फिजिकल इनपुट्स जो कि डायरेक्टली यूज होते हैं चाहे तो
इनडायरेक्टली यूज होते हैं। अगर वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, मटेरियल, राइट। मतलब क्या बच्चों, देखिएगा मैंने कहा एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर नो डाउट, फैक्ट्री का जब मैं नाम लेता हूं तो इसका मतलब है कि इसमें हम लोग कुछ रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, राइट। और इस रॉ मटेरियल के बाद इसमें मशीनरी कुछ वर्क कर रही है, और मशीनरी वर्क करने के बाद ये क्या बना देती है, फिनिश गुड्स, आउटपुट। ऐसे होता है, रॉ मटेरियल लेके आए, मशीनरी में प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद क्या बन गया, फिनिश गुड्स, राइट। अब जो ये जो मशीनरी है इसमें हमने रॉ मटेरियल यूज किया। अब ये रॉ मटेरियल है जो नो डाउट ये तो मटेरियल है ही, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका बच्चों मशीनरी में ऑयल यूज किया हमने, ऑयल, इसमें हमने ग्रीस यूज की, ग्रीस, राइट। तो जो ये जो ग्रीस है, ये जो ऑयल है, इज इट मटेरियल और नॉट? यस, दिस इज ऑल्सो अ मटेरियल, राइट। क्योंकि मटेरियल की हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल फिजिकल इनपुट्स। क्या वर्ड यूज किया बच्चों हमने, फिजिकल इनपुट्स। फिजिकल मतलब ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और वो आइटम हमारे प्रोसेस में यूज हो रही है, तो इसको हम क्या कह देंगे, मटेरियल, राइट। चाहे तो बच्चों वो आइटम हमारी डायरेक्टली यूज हो रही हो, चाहे तो वो आइटम हमारी इनडायरेक्टली यूज हो रही हो, अगर हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है तो इसको हम बोल देते हैं मटेरियल। इज इट क्लियर, राइट। पक्का फिजिकल इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, मैंने कहा एक ऑफिस है हमारा, एक ऑफिस है, राइट। अब इस ऑफिस में हमने कंप्यूटर लगाया हुआ है, और इस कंप्यूटर में हम बहुत सारी स्टेशनरी यूज करते हैं, स्टेशनरी, राइट। इज इट मटेरियल और नॉट? मटेरियल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल इनपुट होना, ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हैं और वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नो डाउट ये जो स्टेशनरी है ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का कोई डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो कुछ ना कुछ ये रोल प्ले कर रही है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल, राइट। तो बच्चों सब मैंने इसमें एग्जांपल लिखा, मैंने कहा रॉ मटेरियल, और फिर मैंने कहा ऑयल, मैंने कहा ग्रीस, राइट। इसके अलावा प्राइमरी पैकिंग, मैं आपको बताऊंगा कि पैकिंग, चलो पैकिंग लिखिएगा, पैकिंग, कंप्यूटर स्टेशनरी, बच्चों ये सब क्या है, ऑल दिस आर द मटेरियल। तो ये सब आइटम वो आइटम है जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, राइट। अच्छा ध्यान दो बच्चों, इस मटेरियल को भी हमने दो हिस्सों में आगे बांट दिया, राइट। इसमें से एक हिस्से को बोला डायरेक्ट और एक हिस्से को बोला हमने इनडायरेक्ट। हाँ जी, एक हिस्सा डायरेक्ट और एक हिस्सा इनडायरेक्ट, राइट। और तो मतलब अब हम कह सकते हैं कि हमारे मेटेरियल में कौन सा हिस्सा आ रहा है, डायरेक्ट मेटेरियल भी आ रहा है और इनडायरेक्ट मेटेरियल भी आ रहा है। अब ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट क्या होता है, राइट। देखो जो जब भी कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारे खर्चे भी दो ही होते हैं, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे वो खर्चे जिसको आप प्रोडक्ट के साथ इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ अकरेंस, राइट। जो को मैंने कहा मैंने पेन मैन्युफैक्चर किया, राइट। तो पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने कौन कौन सी कॉस्ट खर्च की होगी, तो क्या आप इस पेन को देख के बता सकते हो? यस, आप कहोगे सर इसमें प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो जरूर इसमें हमने प्लास्टिक पे खर्चा किया होगा। आप ये कह सकते हो कि इसमें निब यूज हो रही है, इसमें इंक यूज हो रही है, राइट। आप जब इसको पेन को परचेज करके आए होंगे तो आपको एक पैकिंग भी मिली होगी, तो पैकिंग का खर्चा भी है। तो आपने ये खर्चे आपने पेन के साथ इजिली ट्रेस कर दिए, राइट। तो जब आप खर्च करोगे इन खर्चों को, ये हर पेन से रिलेटेड खर्च करोगे, राइट। तो इन खर्चों को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। गॉट इट। इस पेन को बनाने के लिए लेबर यूज हुई होगी, लेबर को हो सकता है हमने पर पेन जो है कुछ अमाउंट भी पे किया हो, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। अच्छा मैं लेबर की तो फिलहाल बात ही नहीं कर रहा हूं, तो मतलब हमने कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सा रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई कर लिया, प्लास्टिक, इंक, निब एंड पैकिंग एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंस आपने अब आइडेंटिफाई कर लिए इस पेन के साथ, वो हमारे वो वाला मटेरियल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, राइट। बट सर पेन के साथ आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मशीन में यूज होने वाली ग्रीस कितनी है, ऑयल कितना है,
भाई ऑब्वियसली पेन मैन्युफैक्चर बन के तैयार हुआ तो वो डेफिनेटली रॉ मटेरियल को इनपुट करके मशीनरी में प्रोसेस करके ही बना होगा, और मशीनरी के अंदर ऑयल ग्रीस तो यूज हुई होगी, राइट। पर क्या आप पेन के साथ, फिनिश गुड्स के साथ ये अमाउंट आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं। जो मटेरियल आप फिनिश गुड के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, फिलहाल मैं यहां पर यूनिट की बात कर रहा हूं, राइट। इस यूनिट के साथ हम लोग अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो उसे क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट। अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो क्या कहेंगे? डायरेक्ट, राइट। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो आपने स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल बताया था, वो रॉ मटेरियल बेसिकली क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, राइट। अगर कोई और मटेरियल है तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। इज इट क्लियर? पक्का पक्का? ओके। तो बच्चों ये हमने आपके साथ सीखा बेसिकली व्हाट वी मीन बाय द मटेरियल। अब मटेरियल के बाद हम लोग कहानी और आगे बढ़ाते हैं, और मटेरियल के बाद हमने कहा वी हैव टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट एक्सपेंस, और जो कि हमारी कंपनी में खर्च करना होता, दैट इज व्हाट? लेबर। अब मैं बच्चों से पूछता हूं, बच्चों बताओ व्हाट डू मीन बाय दिस लेबर? तो बच्चे बोलते हैं लेबर मीन्स वर्कर वेजेस। जैसे हम बोलते हैं लेबर, तो लेबर से मन में आता है कि एक इंसान अपने सर के ऊपर बहुत सारा सामान लेके इधर से उधर जा रहा है, राइट। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? लेबर। रॉन्ग, बिल्कुल गलत। बच्चों फिर से लेबर का मतलब सिर्फ वो लेबर नहीं है जो लेबर आप अभी माइंड में लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके मन में जो है ना, वो सब आपने कहां से सीखा हुआ है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। और आप यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे। तो मतलब मुझे एक्चुअल में दो काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि जो आपके मन में है उस चीज को निकालना है और निकाल के बाहर फेंकना है, राइट। हाँ जी, अपनी अकाउंटिंग के लिए, मतलब अपनी क्लास के लिए, सिर्फ अपनी क्लास के लिए उसको हटा के बाहर फेंकना है, और उसके बाद उसमें एक नई चीजें इनपुट करनी है, राइट। इसलिए मैं इसको पुराने उसके साथ कोरिलेट कर रहा हूं। अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग याद भी नहीं तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, लेबर की बात कर रहे हैं, तो लेबर का मतलब क्या है? लेबर का मतलब है, यस प्लीज, आपने बोला वेजेस, मैंने कहा वेजेस नहीं, ओनली वेजेस नहीं, सभी तरह के ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपेंसेस। आई रिपीट, सभी तरह के ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपेंसेस। अगर हमारी कंपनी में कोई भी इंसान काम कर रहा है और वो इंसान के बदले में कुछ भी एक्सपेंस पे कर रहे हैं, दैट इज द लेबर। चाहे तो वो मजदूर हो, चाहे तो वो मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे उसको हम किसी भी नाम से वेजेस पे, लेबर पे कर रहे हो, चाहे वेजेस के नाम से पे कर रहे हैं, चाहे सैलरी के नाम से पे कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के नाम से पे कर रहे हैं, या इसको हम कुछ और उसको बोलते हैं हम लोग हॉनरेरियम के नाम से पे कर रहे हैं। ये इज्जत देने के बहुत सारे नाम है, वेजेस, सैलरी, राइट। वर्कर को उनको क्या पे करते हैं? वेजेस। डायरेक्टर को क्या पे करते हैं? रेम्यूनरेशन। फिल्म स्टार हमारी कंपनी में आ गया प्रमोशन के लिए, रिबन कट किया, उसको आने के हमने 1 लाख रुपए दिया, राइट। पर लगता है यार 1 लाख बहुत कम है, उसको कम से कम 50 लाख देने चाहिए। तो हमने कहा नहीं, हम इसको क्या पे कर रहे हैं? हॉनरेरियम, राइट। तो ये सारे के सारे जो नाम है, सारे के सारे क्या है? डिफरेंट इज्जत देने के नाम है ना। इन डिफरेंट नामों से हम लोग डिफरेंट पर्सन को इज्जत प्रोवाइड कर रहे हैं, नथिंग एल्स। बट सर एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, और उसके बदले में उनको हम कुछ पे कर रहे हैं। जो भी पे कर रहे हैं वो सब कहां पर होगा? लेबर में, राइट। सो लिखेंगे ऑल एक्सपेंसेस पेड फॉर सर्विसेज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर covered here, राइट। अब बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? मैंने कहा इसमें है सबसे पहले वेजेस, नंबर 2 इसमें है सैलरी, इसमें है डायरेक्टर्स, रेम्यूनरेशन, राइट। और मैंने आपको नाम दिया, अभी सुना होगा, ये नाम नहीं, हॉनरेरियम, छोटी क्लास में जरूर सुना होगा, राइट। वट एवर द नेम इज, हमें उन सबसे मतलब नहीं है। ये अगर ये सभी के सभी ह्यूमन बींग्स के बदले में इसको हम क्या बोल रहे हैं? लेबर, राइट। और जो फिर से लेबर भी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट और एक
इनडायरेक्ट। अच्छा, एक मैं बड़ा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों से, बच्चे मुझे आंसर देते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को, नथिंग एल्स। सुनिए, मैंने कहा बच्चों, हमारी कंपनी में बहुत सारे लेबर काम करती है। सपोज हमारी कंपनी के अंदर 1000 लोग काम करते हैं, राइट। इसमें से हमने 50 लोगों को हटा दिया और 50 लेबर को हटाने के बाद हमने 50 लोगों का काम एक रोबोट से करवाया, राइट। रोबोट आजकल आने वाले समय में आपके घर का काम कौन करेगा? काम वाला तो कोई, मतलब काम वाली तो मिलती नहीं है, तो घर का काम कौन करेगा? रोबोट, राइट। सो मैंने कहा हमने अपने कंपनी में भी यही किया, 50 लोगों को हटाकर एक रोबोट रख लिया जो कि इन 50 लोगों का अकेला काम करता है। तो हम लोग इस रोबोट के एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उन एक्सपेंसेस को भी कहां पर कवर करेंगे? लेबर में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप धोखे में आ रहे हैं। ये दिख रहा है इंसान की तरह, पर ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। इंसान होने के लिए इंसानों की तरह से बर्थ लेना बहुत जरूरी है, राइट। स्क्रू से बना हुआ ये स्क्रू है, ये टाइट, मतलब इसका स्क्रू ढीला हो जाए तो उसकी बाजू हट जाएगी, तो इसको दिखने में आपकी शेप है, अदरवाइज ये एक्चुअल शेप आपकी वाली नहीं है। वैसे आप भी ठीक है अपनी जगह पर, ये आज के डेट में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि ह्यूमन बीइंग कौन है ना। सो ह्यूमन बीइंग का होना बहुत जरूरी है। वैसे यहां पर बताया गया है ह्यूमन बीइंग मतलब अ पर्सन हु विल टेक द बर्थ ऑन द अर्थ बाय ए नेचुरल बर्थ, राइट। तो दैट इज अ ह्यूमन बीइंग, यहां पर यह मीनिंग डिफाइन किया गया है। तो बच्चों, रोबोट के जो एक्सपेंसेस होते हैं ये भी हमारी एक मशीन है। अगर मशीन हमने परचेज की है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग हर साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, राइट। सो मशीनरी होती है और इंसान होता है। इंसानों के लिए जो हम लोग एक्सपेंस खर्चा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाँ जी, लेबर। ये याद रखने के लिए और कुछ नहीं, राइट। भूल जाओ, वापस आ जाते हैं। लेबर दो तरह की, नंबर 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राइट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस वो अभी बताया था आपको बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो कि इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा बच्चों मुझे एक टेबल मैन्युफैक्चर करनी है। मेरे आगे यहां पर एक टेबल है, आपको वीडियो में नहीं दिख रही है, मेरे आगे एक टेबल रखी हुई है। इस टेबल के अंदर आवाज आ रही होगी आपको, इस टेबल के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, राइट। मतलब कारपेंटर ने मैन्युफैक्चरिंग की है। अब कारपेंटर को हमने हर टेबल के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस पे किया, राइट। अब कारपेंटर को जो हम पे कर रहे हैं हमें मालूम है, एक टेबल बनाएंगे तो उसको हमें 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। एक टेबल के लिए 1000, 5 के लिए 5000, 10 के लिए मल्टीप्लाई बाय दिस 10, मतलब जितने ज्यादा टेबल बनती जाएंगी उतना एक्सपेंस हमारे कारपेंटर का भी बढ़ता रहेगा। तो कारपेंटर के इस एक्सपेंस के लिए, दैट इज द ह्यूमन बीइंग एक्सपेंस, तो इस एक्सपेंस को हम कहां पर कवर करेंगे? डायरेक्ट लेबर में, राइट। हमने कहा हमारी मशीनरी, मतलब फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीनरीज हैं और इस मशीनरी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, राइट। अब बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, हम उनको वेजेस पे करते हैं। तो वेजेस जो है दैट इज कॉल्ड, यस प्लीज, कौन सा एक्सपेंस? दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, राइट। और हम प्रोडक्ट के साथ इन एक्सपेंसेस को यानी कि वेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें मालूम है कि जब हम 1000 पेन बनाएंगे तो 10 लोगों की लेबर चाहिए, राइट। अगर हम 1000 पेन नहीं बना के अगर हम 2000 बनाए तो कितनी लेबर चाहिए? 20 चाहिए। तो जो लेबर हमें इस तरह से डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट लेबर, राइट। और बच्चों ये जो वेजेस वर्ड है, ये वेजेस वर्ड बेसिकली हमारे डायरेक्ट लेबर को कवर्ड करता है। जब लिखा हो वेजेस तो उसका मतलब है हम उस एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग का है, जो कि हमारे प्रोडक्ट के साथ इजिली आइडेंटिफाई भी हो पा रहा है, राइट। तो उसको हम कहां कवर करते हैं? डायरेक्ट लेबर में। पर सर मैंने कहा ये जो लोग हैं इनके ऊपर एक सुपरवाइजर है, राइट। सुपरवाइजर के ऊपर एक मैनेजर है, हमारी कंपनी का डायरेक्टर है। पर सर डायरेक्टर के एक्सपेंस, मैनेजर के एक्सपेंस, सुपरवाइजर के एक्सपेंस प्रोडक्ट के साथ इजिली कैन नॉट बी आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। अगर नहीं किए जा सकते तो बच्चों उसको हम डायरेक्ट लेबर के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। कहां पर कंसिडर कर सकते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। तो बच्चों इन एक्सपेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट में कंसिडर करेंगे। मतलब वेजेस तो हो गया डायरेक्ट, और वेजेस के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को इजिली फिनिश गुड्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है?
इनडायरेक्ट, राइट। तो बच्चों हमने कहा लेबर भी दो तरह की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ जी, किसी पर्सन को हमने हायर किया। देखो रॉ मटेरियल को इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि एक बंदे को हायर किया कि रॉ मटेरियल जो है सप्लायर से लेकर हमारी दुकान तक वो लेके आ जाए, राइट। सो ये जो एक्सपेंस है ये सामान को लाने का एक्सपेंस है, तो सामान को लाने का एक्सपेंस रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा, मैंने कहा एसी मैन्युफैक्चर करना है। अब एसी मैन्युफैक्चर करने के लिए, असेंबल करने के लिए हमने बंदे को बोला हुआ है कि भाई तुझे 500 रुपए पर एसी दिया जाएगा, तो 500 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर, राइट। अब जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके ऊपर सुपरवाइजर है, उसके ऊपर मैनेजर है, डायरेक्टर है कंपनी का, तो उनको हम जो पे करेंगे वो कहां कवर्ड होगा, इनडायरेक्ट में। तो जो एक्सपेंस हमारे फिनिश गुड्स से रिलेट कर रहे होंगे उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट, और जो एक्सपेंस रिलेट नहीं कर रहे होंगे मतलब एट द टाइम ऑफ इंकरेंस उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट, राइट। अच्छा, एक है वर्ड बच्चों अदर्स, राइट। हालांकि अदर्स भी अभी आगे जाके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बढ़ जाएगा, पर ये अदर्स क्या होता है? अदर्स बड़ा सिंपल है, हमने कहा मटेरियल है, लेबर है और क्या है, अदर्स। तो जो मटेरियल लेबर नहीं है वो क्या बन जाएगा, अदर्स बन जाएगा। देखो मेन कंपनी का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इन दोनों में ही होता है, राइट। और इन दोनों के खर्चे के बाद फिर उसके बाद ये वाले खर्चे भी कंपनी के शुरू होते हैं। नो डाउट हर कंपनी के अदर्स खर्चे भी होते हैं। तो जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, वो क्या बन जाएगा, अदर्स, राइट। तो बच्चों हम लोग अदर्स लिखेंगे, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन all expenses other than material and labor are covered in this definition। जो वो सारे खर्चे जो कि मटेरियल और लेबर के अलावा खर्च किए हैं उनको हम क्या कहते हैं, अदर्स। इज इट क्लियर? अच्छा, तो बच्चों ये हमने कहा ये हो गया है अदर्स। अब इसमें कुछ बताना एग्जांपल क्या होंगे? बच्चे कहते हैं सर आपने मेनली सब कुछ तो कवर कर दिया, बाकी तो बचा कुछ नहीं। बच्चों नो डाउट बहुत कुछ बचा हुआ है, राइट। मैं आपको एग्जाम्पल देखता हूं, डेप्रिसिएशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे, राइट, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, डेप्रिसिएशन। पावर एक्सपेंस। नंबर थ्री इलेक्ट्रिसिटी पावर, दो अलग अलग होंगे नो डाउट, राइट। सुपरवाइजर सैलरी, राइट। सॉरी सुपरवाइजर सैलरी नहीं, सुपरवाइजर सैलरी तो कहां पर आ रही है, इनडायरेक्ट लेबर में। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बताओ क्या मटेरियल लेबर है, नहीं है, तो मटेरियल लेबर नहीं है तो क्या बन जाएगा, अदर्स बन जाएगा, राइट। तो वो जो हमारे अदर्स में भी बहुत सारे खर्चे, मैंने कहा रेंट ऑफ द फैक्ट्री, रेंट ऑफ द ऑफिस, राइट, एंड ये बहुत सारे जो खर्चे हैं ये सभी के सभी खर्चे कहां पर कवर्ड हो जाएंगे, अदर्स में। फिर हमने कहा ये जो अदर्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हालांकि डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट फिर भी अगर किसी अदर एक्सपेंस को आप डायरेक्टली फिनिश गुड के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वो हमारा कहां पर कवर्ड हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में, राइट। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा बच्चों एक एक्सपेंस है दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी समझते हो? देखो मैंने कहा एक इंडिया में पेप्सी मैन्युफैक्चर होती है, राइट, और मैन्युफैक्चर कहां होती है, इंडिया में ही, राइट। और इंडिया में मैन्युफैक्चर होके डिफरेंट प्लेसेस में चली जाती है। बट सर पेप्सी जो ब्रांड है वो ब्रांड किसका है, कहां का है, यूएसए का, राइट। तो जो पेप्सी ब्रांड यूएसए का है तो क्या पेप्सी यूएसए से मैन्युफैक्चर होके आती है, बनती इंडिया में ही सेल होती है। बट सर पेप्सी मैन्युफैक्चर को जिसने यहां पर एजेंसी ली हुई है उसको यूएसए वाले को क्या पे करना पड़ता है, रॉयल्टी। हर यूनिट के लिए यूएसए वाली कंपनी को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। मैंने कहा सपोज करो पे करना पड़ेगा 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर बोतल,
राइट। अगर 5 रुपए पर बोतल पे करने पड़ते हैं तो इसका मतलब हुआ ये जो खर्चा है ये हर यूनिट से रिलेट कर रहा है। हम फिनिश गुड के साथ इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो बच्चों ये कहां कवर्ड है? मटेरियल में कवर्ड है। हमारे इस मैन्युफैक्चरर का जो इंडिया में मैन्युफैक्चरर है, तो क्या ये 5 रुपए रॉयल्टी का एक्सपेंस मटेरियल में कवर्ड है? नो। लेबर में? नो। अदर्स में? यस। अच्छा ये क्या है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ये डायरेक्ट है, क्योंकि आप इजिली फिनिश गुड के साथ इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। सो ये हमारा हो गया डायरेक्ट, राइट। बट सर इसके अलावा हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया में ही एक फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है और इस फैक्ट्री का रेंट पे करना है। फैक्ट्री का रेंट पे करना है। पर क्या फैक्ट्री का रेंट बोटल्स के साथ पेप्सी की बोटल्स का इजिली आइडेंटिफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बच्चों वो कहां कवर्ड होगा? डायरेक्ट में नहीं, बल्कि कहां पर? इनडायरेक्ट में। इनफैक्ट अदर्स एक्सपेंस में जो सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ जो है इनडायरेक्ट में आता है, राइट। अच्छा इस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हम एक और नाम रखते हैं, इसका और एक नाम है, इसको हम बोलते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो जो चार्जेबल एक्सपेंस करके नाम है वो भी हमारा बेसिकली इस डायरेक्ट एक्सपेंस का ही एक दूसरा नाम है। इसको मैं अदर एक्सपेंस कहूं तो ज्यादा अच्छा है, राइट। पक्का पक्का? हाँ जी, क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं। हाँ मैं वो उस पे आ रहा हूं। मैंने कहा बहुत बड़ा हुआ बच्चों, जो आप सोच रहे हैं वो सब कुछ यहां कवर्ड हो रहा है, राइट। बस आप मुझे समय दें। देखो जो एक बच्चे ने कहा, सर देखो आपने कहा है कि हमारे एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट। तो फैक्ट्री रेंट जो है, फैक्ट्री रेंट, ये बताओ कि क्या है? मैंने कहा सर फैक्ट्री रेंट तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एम आई राइट और रॉन्ग? रेंट बताओ। रेंट क्या है? मटेरियल है? नहीं। लेबर है? नहीं। तो क्या है? अदर्स। अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट? मैंने कहा इनडायरेक्ट है। तो उसने बच्चे ने कहा कि सर देखो मैं आपको बताता हूं कि रेंट जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैंने कहा कैसे? वो कहता सर देखो एक साल का कितना रेंट? मैं कहा सपोज करो 2 लाख रुपए का। कहता ठीक है सर 2 लाख रुपए का है ना, इसको आप क्या करो नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। एक साल की नंबर्स ऑफ यूनिट्स हैं, सपोज करो 50,000, इसको हमने डिवाइड कर दिया, राइट। तो आपके पास क्या आ गया? फैक्ट्री रेंट पर यूनिट। तो फैक्ट्री रेंट पर यूनिट आ गया कितना? 4 रुपए। तो अब ये क्या हो गया बच्चों? पर। तो ये क्या बन गया? डायरेक्ट बन गया। तो यार ये तो अच्छा किया। तो फिर वो बच्चा पूछता है कि सर देखो डेप्रिसिएशन बताओ सर क्या है? मैं कहा सर डेप्रिसिएशन तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इन डेप्रिसिएशन का अमाउंट 4 लाख रुपए का सपोज। तो कहता है सर ध्यान दो, मतलब ध्यान दो। वो बच्चा कह रहा है सर देखो ध्यान से, मैंने इसको क्या कर दिया? नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया। नंबर्स ऑफ यूनिट्स पे से कितनी? 50,000। तो ये हो गया 8। मतलब अब डेप्रिसिएशन भी क्या बन गया? डेप्रिसिएशन बन गया पर यूनिट। तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट आ गया। तो अब ये क्या बन गया? तो बच्चों ऐसे तो आप दुनिया भर के सभी एक्सपेंस को नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड करके सबको आप क्या बना दे रहे हो? तो ये क्या बना दे रहे हो? डायरेक्ट। तो इसका मतलब है कि हमने तो ये कैटेगरी ही खत्म कर दें। इसका मतलब तो हम इस कैटेगरी को ही खत्म कर दें। सब कुछ जब डायरेक्ट है तो फिर इस कैटेगरी की जरूरत क्या है? नहीं सर, आप यहां पर क्या कर रहे हो और हम आपको क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यहां पर बात कर रहे हो कैलकुलेशंस की, यहां पर आप बात कर रहे हो कैलकुलेशंस की, कि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड करके आपने इसको पर यूनिट बना दिया। पर हम आपके साथ जब डायरेक्ट की बात करते हैं तो हम आपसे बात करते हैं इंकर की। इंकर खर्चा जब किया जा रहा है तो खर्चा करते समय ये पर यूनिट के हिसाब से खर्च होना चाहिए, राइट। व्हाट आई मीन को से, आप एक काम करो, आपने मुझे फैक्टर रेंट पर यूनिट बता तो दिया 4 रुपए, ठीक है। आप एक जगह लो, मुझे कोई जगह ऐसी मिल जाए तो मुझे बताना। आप एक बड़ी सी जगह लो, राइट, और लैंडलॉर्ड को ये बता दो, लैंडलॉर्ड को ये बोलो और जिसकी भी जगह है कि भाई फैक्ट्री रेंट जो है वो फैक्ट्री रेंट हम आपको पे करेंगे पर यूनिट कितने रुपए का? 4 रुपए का, राइट। और मैं आपसे वो जगह लूंगा और पूरे के पूरे साल में कोई भी यूनिट बनाने वाला नहीं हूं, राइट। और मैं उसको कितना रेंट पे करूंगा? 0। या मैं उसको अगर अपने इस स्पेस के अंदर 10 यूनिट बना दूं तो फैक्ट्री रेंट में उसको कितना पे करूंगा? एक बार ऐसे मुझे करके दिखाओ।
ऐसे हम नहीं कर सकते। हमारा जो लैंडलॉर्ड का फैक्टर रेंट होता है वो 2 लाख रुपए का लमसम अमाउंट तो ऑलमोस्ट फिक्स ही है, राइट। फ्यूचर में ये इंक्रीज हो सकता है, वो तो डिक्रीज करने वाला ही नहीं है। तो जो आप किसी भी एक्सपेंस को पर यूनिट तो कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहां पर कन्वर्ट करने के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जब आप खर्च कर रहे हो तो वो पर यूनिट खर्चा होना चाहिए। मैंने कहा आपको एक एसी मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए एक कैबिनेट चाहिए, राइट। आपको एक कंप्रेसर चाहिए, राइट। अगर कैबिनेट का खर्चा होता है 500 रुपए का, क्या कंप्रेसर खर्चा होता है 2000 का, तो मतलब 2000 प्लस 500 2500 रुपए तो पर यूनिट तय है। तो ये कौन सा खर्चा बन गया? पर डायरेक्ट, राइट। पर जिस स्पेस में ये जो असेंबलिंग की जाएगी उस स्पेस का जो रेंट है वो डेफिनेटली पर यूनिट फिक्स नहीं है। आप जो खर्चा खर्च कर रहे हो वो एट द टाइम ऑफ इंकरेंस पर यूनिट खर्च नहीं हो रहा, राइट। तो वो हमारा डायरेक्ट नहीं है, वो क्या है? इनडायरेक्ट। तो जो डेप्रिसिएशन पे ऐसे डेप्रिसिएशन आप बुक्स में चार्ज कर रहे हो 4 लाख को आप जिस मर्जी यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट पे निकाल दोगे, बट एक्चुअल में क्या बुक्स के अंदर या एक्चुअल में जो आप डेप्रिसिएशन इंकर कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो वो 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इंकर कर रहे हो? नहीं। इंकरेंस तो बच्चों कितने रुपीज की है? हाँ जी, 4 लाख रुपीज की। सो दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। हाँ, आप इसको जनरल एक ब्रॉडर वे में ऐसे कर सकते हो। जनरली वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है, राइट। हालांकि फिर भी इन दोनों में थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस होता है, राइट। बट जनरली वेरिएबल कॉस्ट क्या बन जाती है? डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, राइट। ये आप थोड़ा सा बोलते तो शायद मैं आपकी बात ये मान लेता, राइट। और इनफैक्ट डिफरेंट और बहुत सारे चैप्टर्स हैं वहां पर ये बात हम आपको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, आप यही माना करो। हालांकि ये बात 100% ट्रुथ नहीं है। कुछ बहुत सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो कि हमारे फिर से फिक्स होते हैं, तो होते डायरेक्ट हैं, राइट। और बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो कि होते वेरिएबल हैं, वेरिएबल होते हैं पर होते क्या है? इनडायरेक्ट। पर हाँ, मोटा ये बात तय है, जनरली डायरेक्ट एक्सपेंस किसकी तरह से है? वेरिएबल कॉस्ट की तरह से। और इनडायरेक्ट कॉस्ट किसकी तरह से है? फिक्स कॉस्ट की तरह से। गॉट इट? अच्छा, तो बच्चों हमने आपको ये कह दिया कि हमारे जितने भी खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों के तीनों 2 भागों में बटे हुए हैं। नंबर 1 डायरेक्ट कॉस्ट एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। तो जो एक छोटा सा काम करते हैं दैट इसको भी हम लोग एक लैंग्वेज में, एक डेफिनेशन में लिख लेते हैं, राइट। सो हेडिंग डालेंगे आप इसमें डायरेक्ट कॉस्ट। ऑल कॉस्ट incurred with respect to finished goods और कॉस्ट सेंटर, राइट। पर जो ये कॉस्ट सेंटर मैंने भी आपको नहीं बताया है, हम आने वाली क्लास के अंदर कॉस्ट सेंटर के बारे में आपसे बात करेंगे, राइट। तो कॉस्ट सेंटर एक पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर मशीन, राइट। तो यहां पर जब कॉस्ट सेंटर बदल जाता है तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन भी बदल जाती है, राइट। फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूं वो किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं? फिनिश गुड्स के अकॉर्डिंग, राइट। बिल्कुल बिगनिंग है हमारे इस कॉस्ट शीट की। तो ऑल कॉस्ट इनकर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिनिश गुड्स और कॉस्ट सेंटर are called direct cost. फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपको 3 नाम बताए। नंबर 1 रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, राइट। और नंबर 2 वेजेस, वेजेस मतलब वो एक्सपेंस जो कि हमने वर्कर्स को पे करते हैं, मशीनरी में काम करने वालों को, राइट। और नंबर 3 मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस का एक दूसरा नाम बताया, क्या? चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस इज द अनदर नेम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस इज द अनदर नेम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इन 3 नामों को जनरली हम लोग कहां पर कंसिडर करते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट में, राइट। एंड नो डाउट इसके अलावा जो बाकी सब कुछ बच गया वो सब कुछ कहां पर आ जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट में, राइट। So all cost
which is not incurred. बच्चों incurred वर्ड है, कैलकुलेशन वर्ड नहीं है, राइट. इज नॉट incurred with respect to finished goods oblique cost center is called इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट. अब बच्चों इस इनडायरेक्ट कॉस्ट के आप एग्जांपल दे सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल हैं. नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 2 पावर, नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी. बच्चों ये पावर और इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी में यूज करते हैं फैक्ट्री की, तो दैट इज कॉल्ड पावर. जब हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पंखा, बल्ब, ट्यूब, ये सब कुछ जो कि हम जनरली कहां यूज करते हैं? ऑफिस में, राइट. तो जब हम पावर वर्ड यूज कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी करंट दैट इज यूज इन द मशीनरी, राइट. एंड होती एक ही है. हाँ जी, ट्रीटमेंट अलग होती है, अभी आगे आएगी, राइट, स्टेप बाय स्टेप. तो डेप्रिसिएशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, राइट. तो ये सब कुछ बच्चों कहां पर आ जाता है? कवर हो जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट में. इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों, ये जो इनडायरेक्ट वाला पोर्शन है ना, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, कुछ भी हो, इसका एक दूसरा नाम होता है, और इसका दूसरा नाम होता है बेसिकली ओवरहेड्स. बच्चों याद है आप बोल रहे थे कि अदर्स ओवरहेड्स यहां लिखो, है ना. अगर ओवरहेड्स में मैं यहां पर लिख दूंगा तो इसका मतलब है मेरे पास 3 एक्सपेंस हो जाएंगे, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. तो ओवरहेड के अंदर मटेरियल, लेबर तो कवर ही नहीं होगा. अगर मैं ओवरहेड यहां लिख दूंगा तो इस ओवरहेड के अंदर मतलब मटेरियल अलग है, लेबर अलग है और ओवरहेड अलग है. बट मैंने कहा इस इनडायरेक्ट यानी कि ओवरहेड के अंदर मटेरियल का कौन सा हिस्सा इंक्लूड है? इनडायरेक्ट मटेरियल. और ऐसे लेबर का कौन सा हिस्सा इंक्लूड है? इनडायरेक्ट लेबर. तो हमारे ओवरहेड के अंदर मटेरियल का भी इनडायरेक्ट पोर्शन इंक्लूड होता है, लेबर का भी इनडायरेक्ट पोर्शन इंक्लूड होता है, एक्सपेंस का तो इनडायरेक्ट पोर्शन इंक्लूड होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट. और बच्चों ये जो ओवरहेड्स है, इस ओवरहेड्स को बच्चों हम लोग अब और आगे जाकर 3 हिस्सों में बांट देते हैं. 3 हिस्सों में बांट देते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड overheads related with the factory. Second, of overheads related with the office and administration. And second, related with the selling and distribution. Right? So these are the overheads related with all different places, related with the factory, related with the office and administration, and related with the selling and distribution. Is it clear? बस अभी कहानी खत्म नहीं हुई है. हमने कहा ओवरहेड रिलेटेड विद द फैक्टरीज का मतलब क्या है? देखो, जब हमने कहा ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो कि खर्चे हमारे किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से रिलेटेड. बच्चों हमारे इनडायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से होंगे? हमने कहा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री का सुपरवाइजर, फैक्ट्री का मैनेजर, राइट. मशीनरी का डेप्रिसिएशन, मशीनरी में यूज होने वाली पावर, राइट. तो ये जो जितने भी खर्चे मैंने बताए, ये सभी के सभी किससे रिलेट कर रहे हैं? फैक्ट्री से. अगर ये फैक्ट्री से रिलेट कर रहे हैं तो ये कौन से हिस्से में अंदर आ जाएंगे? पार्ट में आ जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में, राइट. पर सर अगर कोई ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा ऑफिस से रिलेटेड है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. ऑफिस मतलब बच्चों एक ऐसा प्लेस जहां पर कि डायरेक्टर बैठे हुए हैं, मैनेजर बैठे हुए हैं, डिफरेंट डिसीजंस ले रहे हैं, राइट. और जो मैनेजमेंट के अपने खर्चे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो डायरेक्टर की सैलरी है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. ऑडिट फीस जो है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. और ये लोग जहां पर बैठे हुए हैं वो क्या है? ऑफिस, राइट. तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक ही हेडिंग में लेके आते हैं और जितने भी
एक्सपेंस, आई रिपीट, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, आप थोड़ा सोचो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंस होंगे। हमने सबसे पहले कहा ऑफिस रेंट, ऑफिस बॉय, ऑफिस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज, आर्टिकल भी कहां पर इंक्लूड होंगे? ऑफिस, राइट। और डायरेक्टर रेम्युनरेशन यहीं पर आएगा, राइट। तो बच्चों जितना भी एक्सपेंस हमारा ऑफिस या मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो सब यहां पर इंक्लूड होगा। अब तीसरा लास्ट में क्या रह गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो इनडायरेक्ट खर्चे जो खर्चे हमारे सामान को बेचने के लिए और सामान को डिस्ट्रीब्यूट, बांटने, मतलब जगह जगह पहुंचाने के लिए खर्च होते हैं, राइट। आपने घर के बाहर रोड पर बिस्लरी की वैन्स देखी होंगे, कैंपा कोला की या पेप्सी की, कोला की जो है वैन्स देखी होंगी। तो ये सब क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो खर्चे हैं जो कि सामान को बेचने के लिए या और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होते हैं, राइट। तो बच्चों मैंने कहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का एक्सपेंस, मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट कहां कवर्ड होगा? यहां पर। मैंने कहा फ्री सैंपल्स, सेलिंग एक्सपेंस। मैंने कहा डिलीवरी वैन्स एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, राइट। तो शोरूम एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, राइट। तो ये सब हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट हो जाएंगे, राइट। तो बच्चों कहने मतलब ये कि कॉस्ट को हमने कैटेगराइज कर लिया 3 हिस्सों में और हर एक हिस्से को कैटेगराइज कर लिया 2 हिस्सों में, और इनडायरेक्ट वाले पोर्शन को क्या कह दिया? ओवरहेड। और ओवरहेड को भी हमने कैटेगरी में बना दिया, 3 कैटेगरी बना दी, और फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्या हमारा? कॉस्ट की कैलकुलेशंस करना, राइट, या उसके अलावा सेलिंग प्राइस को फाइंड करना, राइट। तो बच्चों कॉस्ट की कैलकुलेशन करना और सेलिंग प्राइस को फाइंड करना ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में प्राइम ऑब्जेक्टिव था, है और रहेगा, राइट। पर सर इस पर्पज के लिए हमने कॉस्ट की यहां पर कोई कैलकुलेशन तो की ही नहीं, हमने यहां पर कॉस्ट की तो कहीं कैलकुलेशंस की नहीं, अभी तो सिर्फ हमने कैटेगरी में बांट लिया, राइट। अब बच्चों कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको जैसे कि पहले भी कहा था कि हम लोग सिस्टमैटिक वे में, प्रोफेशनल वे में हम लोग हर एक एक्सपेंस को एक कैटेगरी में डालकर एक्सपेंस को टोटल करते हैं, राइट। तो वो कैटेगरी यही होती है, राइट। जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है बच्चों, इस डायरेक्ट कॉस्ट को हमने एक नाम दिया और इसका नाम रखा दैट इज प्राइम कॉस्ट, राइट। क्या रखा? प्राइम कॉस्ट। मैंने कहा बच्चों आपने एक स्टेटमेंट फॉर्म की और इस स्टेटमेंट में हमने स्टार्ट किया कहां से? डायरेक्ट मटेरियल से, आई रिपीट डायरेक्ट मटेरियल से, प्लस हमने एक और एक्सपेंस नाम दिया दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर, एंड प्लस एक और एक्सपेंस है कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। ये 3 नाम रख दिए और इन तीनों को हमने क्लब कर दिया, ऐड कर दिया, और इसको क्या नाम दे दिया? प्राइम कॉस्ट, राइट। सो दिस इज बेसिकली प्राइम कॉस्ट। इज इट क्लियर? अब बच्चों जैसे ही प्राइम कॉस्ट आ गया प्लीज ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम क्या करें? कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दें, और अगली बार ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, और अगली बार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। तो बच्चों यही हम करने जा रहे हैं, हम लोग इस प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करने जा रहे हैं सबसे पहले हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स को, फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। और बच्चों ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं इसके कई सारे और भी नाम हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसका एक नाम है वर्क्स ओवरहेड, और या इसका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक ही बात है, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड या क्या नाम बताया मैंने आपको? प्रोडक्शन ओवरहेड। ये नाम अलग हैं, बाकी इनका काम एक ही है। चलिए अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमने ऐड कर दिया तो प्राइम कॉस्ट आपके पास आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो गया। तो बच्चों इसके सम को भी हमने कुछ नाम दिया और इन दोनों के सम को हमने नाम दिया बेसिकली फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। और जो फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट ओवरहेड ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट ओवरहेड कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पर उससे पहले ध्यान दीजिए, उससे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, इस ऊपर देखिए, देखो इससे पहले के जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सभी के एक्सपेंसेस कहां तक खर्च हुए? फैक्ट्री तक।
अगर मैं आपसे फैक्ट्री के बारे में बात करूं तो फैक्ट्री से रिलेटेड हमारे दो एक्सपेंस खर्च हुए हैं, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसके अलावा कौन सा एक्सपेंस, जो एक्सपेंस जो कि हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। तो इस पूरे एक्सपेंस को हमने नाम क्या दे दिया, फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। हाँ, इस फैक्ट्री कॉस्ट के और नाम भी हैं, इसके और नाम बन सकते हैं वर्क्स कॉस्ट, या इसका नाम और बन सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज पॉसिबल। इसके बाद बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में भी हमने इसको ऐड कर दिया, मतलब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी ऐड कर दिया बच्चों, और जैसे ही ऐड कर दिया है इसको हमने एक नाम फिर से दिया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों हम लोग नेक्स्ट एक्सपेंस ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट एक्सपेंस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अब हमने यहां पर और ऐड कर दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बच्चों, ओवरहेड्स, राइट। और अब आपके पास जो टोटल आ गया दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब अब इस वाली एक्सपेंस के अंदर सारे खर्चे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, है ना। अगर सारे खर्चे ऑलरेडी ऐड हो गए यानी कि आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड कर ली। अगर बच्चों आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड कर ली है तो इसमें हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, और प्रॉफिट मार्जिन नो डाउट हमारा एस्टिमेटेड होगा। ये कॉस्ट शीट कब बनाएंगे, ईयर के बिगिनिंग में, एंड में, ईयर के एंड में बना सकते हैं, बट वो जो कॉस्ट शीट फॉर्म होगी वो कॉस्ट शीट हमारी एक्चुअल में यूजफुल कॉस्ट शीट अगले साल के लिए होगी, राइट। बट सर हम लोग करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर की कॉस्ट की एस्टिमेशन कब की जाएंगे, ईयर के बिगिनिंग में, राइट। बच्चों कॉस्ट शीट फॉर्म करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझो। मैंने कहा सॉरी, आप सभी के सभी ना कॉन्ट्रैक्टर्स हो, राइट। आप कॉन्ट्रैक्टर्स हो और आप जो है आप बिल्डिंग फॉर्म करते हो, क्या बनाते हो, बिल्डिंग फॉर्म करते हो, आप जो है वो रोड फॉर्म करते हो, दिस एंड दैट। अब गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला जिसमें कि रोड फॉर्म करनी है, रोड मैन्युफैक्चरिंग करनी है, राइट। अब बच्चों मैं बताओ आप में से कौन से वाले, मैं गवर्नमेंट हूं, आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो, मैं आप में से किसको सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा बच्चों, मतलब बच्चों नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स आप लोग सभी के सभी मुझे कोटेशन साइन करो, राइट। अब जब कोटेशन साइन करोगे तो क्या फाइनेंशियल अकाउंट आपकी कोटेशन बनाने में कोई हेल्प करने वाला है, बिल्कुल नहीं। आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कॉस्ट अकाउंट्स की। कॉस्ट अकाउंट में आपके एस्टिमेशन के डिफरेंट मेथड टर्मिनोलॉजी यूज करनी होगी जिससे कि आप कॉस्ट की एस्टिमेशन कर सको, और कॉस्ट को एस्टिमेट करके हर एक एक्सपेंस को साइंटिफिक प्रॉपर वे में फाइंड करोगे ताकि कॉस्ट का अमाउंट ज्यादा भी ना निकले और कम भी ना निकले। अब कम निकला तो आपने अगर बहुत कम कोटेशन भेज दी मुझे तो मैं कहूंगा ठीक है आप काम करो, पर ऐसा काम करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। या क्वालिटी कम करोगे, और मैंने कहा क्वालिटी कम करने नहीं दी जाएगी, राइट। तो क्वालिटी कम कर नहीं सकते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा खर्च होगी अगर कॉस्ट गलत कैलकुलेट की तो। अगर आपने यहां पर कॉस्ट ज्यादा कैलकुलेट कर ली तो आप में से किसको मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट की कोटेशन सबसे कम होगी। मतलब आपको कॉस्ट को एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करनी ही है, नहीं तो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला। तो बच्चों यही बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिकली जन्म है, राइट। मतलब यही एक नीड है जिस कारण से कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म की गई है। हम इसमें अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, रेवेन्यू यानी कि सेल्स, दैट इज बेसिकली एस्टिमेटेड सेल्स, राइट। बच्चों अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पेन बना रहे हो, चेयर बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, एसी बना रहे हो, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, राइट। तो ये जो जितनी भी कॉस्ट आपने लिखी है ये तो टोटल में, राइट। तो इसको हम लोग पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस टोटल को आप नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, राइट। तो अगर आप इन सबको नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगा। हाँ जी सर, प्लेन के अंदर से बात करते हैं अभी, राइट। इज इट क्लियर? ये जितने भी एक्सपेंस हैं बच्चों, इन सभी के सभी एक्सपेंस को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, हाँ जी, नंबर्स ऑफ
यूनिट से, और नंबर्स ऑफ यूनिट से जब डिवाइड कर देंगे तो सभी को जो एक्सपेंस होगा वो क्या आ जाएगा? हाँ जी, क्या आ जाएगा बच्चे? पर यूनिट, है ना। तो जो हम लोग जनरली एक काम ये करेंगे कि एक तो कॉलम बना लेंगे टोटल, राइट, और एक कॉलम बना लेंगे पर यूनिट, क्योंकि हमें पर यूनिट की भी तो जरूरत है। हमें तो आइडेंटिफाई करना है ना कि एक प्लेट दाल मखनी और एक प्लेट शाही पनीर कितने का है, तो इसके पर्पज के लिए हमें क्या चाहिए? पर यूनिट। तो आप जितने भी यूनिट बना रहे हैं उनको हम पहले पर यूनिट से डिवाइड कर, और नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट आ जाएगा, और पर यूनिट में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगे। हर प्रोडक्ट के अलग अलग आएंगी, पर प्रोपोर्शनेटली हम लोग फाइंड, मतलब ये एक बेस है। मैंने ये मान के चल रहा हूं कि आपके जो प्रोडक्ट है वो एक ही है, मतलब आपकी जो दुकान रेस्टोरेंट है उसमें सिर्फ छोले भटूरे ही मिल रहे हैं, राइट, या फिर सिर्फ शाही पनीर ही मिल रहा है। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट है उसके लिए हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग फॉर्मेशन मेथड्स हैं, तो दैट वी विल डू, नो डाउट, राइट। पक्का पक्का, ठीक है। तो हमने कहा इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया? नंबर्स ऑफ डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट्स, तो क्या फाइंड हो जाएगा? पर यूनिट। और पर यूनिट के लिए हम लोग एक अलग से स्टेटमेंट भी फॉर्म कर सकते हैं, करेंगे पक्का, राइट। अच्छा, ये तो हो गया बेसिकली। इस वाले स्टेटमेंट को हमने एक नाम दिया, इस स्टेटमेंट को हमने नाम दिया बेसिकली, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। क्या नाम दे दिया? कॉस्ट शीट। यही है बच्चों कॉस्ट शीट, यही है बेसिक्स, राइट, इजी। बट सर इस कॉस्ट शीट में एक कुछ अधूरापन है, इस कॉस्ट शीट में एक कुछ अधूरापन है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। देखिए क्या